के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से स्वागत है आप सबका बीबीसी ग्लोबल इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जोड़ती हैं दुनिया को भारत से और जिनका पड़ता है असर भारत पर। ग्लोबल इंडिया में इस बार 2015 में नई सरकार से नई उम्मीदें, क्या फिर होगी मजबूत भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख? अफगानिस्तान में घर लौटे परदेसी पर बाजारों और रोजगार पर पड़ रही मंदी की मार। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे इस साल अपना नेविगेशन सिस्टम, विशाल टेलीस्कोप और किफायती कंप्यूटर बनाकर धाक जमाना चाहेंगे भारतीय वैज्ञानिक। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से नए साल में बीबीसी ग्लोबल इंडिया के इस खास एपिसोड में स्वागत है आपका। भारत ने जब इस सदी की शुरुआत में कदम रखा था तो उसकी एक अलग पहचान बनती दिखाई दे रही थी। अपने तेज विकास के दम पर भारत एक महाशक्ति बनने की राह पर था। लेकिन 2014 में कदम रखने वाले भारत की चाल कुछ अलग थी। ऐसा लगा जैसे उसकी रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया हो। लेकिन बीते साल सत्ता में आने वाली नई सरकार की कोशिशों से लगा कि कुछ बदलेगा। क्या 2015 उम्मीदों का साल होगा? दिल्ली से सुशील झा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पिछला साल भारत में सत्ता परिवर्तन का साल रहा। नई सरकार ने रायसीना हिल्स पर पड़ोसियों के लिए नए सिरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 देशों के दौरे किए और 10 देशों के नेताओं की अगवानी की। मगर अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के विदेशी दौरों से कितनी चमकी है भारत की छवि। आपके पास निजी हवाई जहाज है तो कहीं भी दुनिया में जा सकते हो। क्या उपलब्धि रही। अब फिलिस्तीन के साथ इनका बर्ताव इतना बुरा रहा है कि जो अच्छे हमारे रिश्ते थे पश्चिम एशिया के ममालिक से, वो सब घटने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए, उसको उन्होंने रोका और वो भी मनमानी से अचानक कह दिया कि आप हुर्रियत से नहीं बात कर सकते हो। भारत में लंबे अरसे से विदेश नीति के कुछ ठोस लक्ष्यों के पूरे न होने से बेचैनी महसूस की जा रही है। परमाणु ऊर्जा को लेकर अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया से समझौते हों या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का मसला। बीते कुछ सालों में बात आगे बढ़ी मगर वो नतीजे नहीं मिले जिनकी उम्मीद की जा रही थी। वहीं मोदी ने अपने शपथ के समय नवाज शरीफ को बुलाकर जो पहल दिखाई थी वो भी आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। बांग्लादेश के साथ जमीन का समझौता अटका हुआ है। हालांकि जापान और रूस से रिश्ते मजबूत हुए हैं, लेकिन चीन से जिस तरह के निवेश की उम्मीद थी वो हासिल नहीं हो सकी है। इसके बावजूद सत्ताधारी दल के नेताओं को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जहां तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य बनने की बात है, मैं समझता हूँ वाकई उसको बहुत महत्व देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में है नहीं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग जो आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ दिन ब दिन बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। तो दुनिया के किसी भी देश के लिए संभव नहीं है कि भारत को नजरअंदाज करके कोई वो अपनी नीति बनाए। इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले साल सत्ता में आई नई सरकार ने सार्क देशों को साथ लेने से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गणतंत्र दिवस पर अतिथि बनाने जैसे कई नए प्रयास किए हैं। देखना यह है कि नए साल में उन प्रयासों से क्या नया हासिल होता है। सुशील झा, बीबीसी, दिल्ली। भारत की साख मजबूत करने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों के बारे में और विस्तार से बात की सुशील झा ने कूटनीतिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो निवेशक हैं, डेफिनेटली उनमें एक नया एंथुजियाज्म हिंदुस्तान के बारे में जाग उठा है। लेकिन अभी तक एक तरह से ना ही मोदी साहब ने कोई ऐसे पुख्ते कदम उठाए हैं और ना ही निवेशकों ने ऐसा पैसा लगाने की कोशिश की है। हालांकि स्टॉक मार्केट में भरपूर जो है पैसा आ रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जिससे नौकरियां पैदा होती हैं उसमें अभी तक विदेशी पूंजी उस स्तर तक नहीं आया है। अगर भारत को देखा जाए एक ब्रांड के रूप में तो, और बड़े देशों को देखा जैसे अमेरिका है, चीन है, जापान है, उनके साथ रिश्तों को लेकर क्या कोई लक्ष्य आप देखते हैं आने वाले साल में कि सरकार को तय करना चाहिए? नहीं, देखिए, विदेश नीति में उस किस्म के टारगेट शायद कम ही लोग लगाते हैं। चाइना के साथ ट्रेड की बात चलती है कि भाई 5 साल के बाद बायलैटरल ट्रेड जो है, जो अभी शायद
80 बिलियन के आसपास है, ये 100 बिलियन को क्रॉस करे। अमेरिका से उम्मीद है कि भाई हिंदुस्तान जो है अपने कानूनों में न्यूक्लियर जो लायबिलिटी लॉ है उस पर तब्दीली लाए, लेकिन हिंदुस्तान ये सब कर नहीं पाएगा। हिंदुस्तान क्या चाहता है? हिंदुस्तान चाहता है कि तमाम जो देश के, जो दुनिया के जो बड़े देश हैं, उनके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों और एक ऐसी स्थिति पैदा ना हो जहां पे एक बड़े ताकत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसको बेहतर करते करते किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएं। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब का तवज्जो जो है इस दिशा में है और अभी तक जो देखने को मिला है, लगता है कि विदेश नीति अभी तक एक अच्छी दिशा में जा रहा है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, चाहे वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है या बर्मा है, उनके साथ भारत को कैसे रुख अपनाना चाहिए, किस तरह के उनके साथ कैसे लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए जिसको अचीव किया जा सके, जिसको आने वाले वर्षों में पूरा किया जा सके? देखिए, मोदी साहब ने आगाज एक तरह से एक शुरुआत जो है बहुत अच्छा किया। जब सेरेमनी था तो उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम जो दक्षिण एशिया के जो लीडरान है सबको बुलाया। तब से जो है भारत पाक रिश्ते ज्यादा जोर नहीं पकड़ पाए। श्रीलंका में अभी चुनाव होने वाले हैं, राजपक्ष साहब हो सकता है कि जीत जाए, हो सकता है हार जाए, उसके बाद एक नई चुनौती हिंदुस्तान के लिए खड़ा हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ हाल ही में मोदी साहब ने ऐलान किया कि जो बॉर्डर एग्रीमेंट है, पिछले 2 साल से भारत सरकार उसको लागू नहीं कर पा रहा है। मनमोहन सिंह साहब ने हस्ताक्षर तो किया लेकिन उसको लागू नहीं कर पाए। अब मोदी साहब ने असम में बोला कि बीजेपी सरकार उस एग्रीमेंट को लागू करेगा, जिससे भारत बांग्लादेश के रिश्तों में काफी एक तरह से एक नई दिशा और एक नया जोर पकड़ने की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि साउथ एशियन पॉलिसी जो भारत सरकार का है, मोदी सरकार का है, ये एक शुरुआत अच्छी की गई है, लेकिन थोड़ा और जोर भारत पाक रिश्तों के वाले से सरकार को देना पड़ेगा। ग्लोबल इंडिया में आगे आधा किलोमीटर लंबे दुनिया के सबसे लंबे जहाज की झलक। बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया में। अमेरिका में बेहिसाब होम लोन देने से जन्म लेने वाली वैश्विक मंदी को शुरू हुए 7 साल हो रहे हैं। मंदी के उस दौर में भारत और चीन जैसे देशों की काफी सराहना हुई कि इन देशों ने न केवल मंदी की मार को सहा, बल्कि इन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था को डूबने से भी बचाया। क्या है मंदी का हाल और किस हाल में है भारत? नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 2014 के बारे में परिवर्तन की भविष्यवाणी की थी और हुआ भी वही। अमेरिका और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाओं में कुछ मजबूती आई तो चीन, ब्राजील और रूस जैसे बड़े बाजारों में प्रगति की रफ्तार न सिर्फ थमी बल्कि पीछे भी खिसकी। जापान के लिए भी अपने बढ़े हुए कर्ज को घटाने की जद्दोजहद जारी है। बीते साल को खास तौर पर इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि दशकों बाद सरपट दौड़ती चीन की विकास की गाड़ी में पहली बार ठहराव सा दिखा। कच्चे तेल के गिरते दामों के बावजूद चीन की विकास दर घटी और देश में औद्योगिक विकास के आंकड़े भी नकारात्मक हुए। कुछ लोगों को लगता है कि भारत के विकास का तरीका बिल्कुल चीन की तरह का है। वैसे पिछले साल भारत में भारी बहुमत से एक नई सरकार भी बनी, जिसके बाद न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी निवेशकों का ध्यान भी यहीं पर केंद्रित रहा। लेकिन भारत और चीन में एक बुनियादी फर्क ये है कि यहाँ पर आर्थिक नीतियों में सरकारी हस्तक्षेप के पैमाने बिल्कुल अलग हैं। पिछले साल जानकारों को इस बात का भी अंदेशा था कि चीन के विकास में आई सुस्ती का सीधा असर भारतीय रफ्तार पर दिखने लगेगा। अगर आप दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, दुनिया से बाकी देशों से तुलना करें, तो कभी भी ये ऐसी हालत नहीं हुई कि हम इतना घबराएं, क्योंकि 5% आज की स्थिति में या पिछले 2-3 सालों की स्थिति में 5% का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज तो ऐसी थी जहां पर नेगेटिव भी ग्रोथ चला। भारत में भी कच्चे तेल के गिरते दामों ने राहत पहुंचाई और उसका सीधा असर दिखा बढ़ती महंगाई से मिली थोड़ी सी राहत में। हालांकि भारतीय मुद्रा अब भी स्थिरता के लिए जूझ रही है। इस परिवेश में इस साल की अहमियत और बढ़ जाती है। टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट साइकिल में। इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस होता है, फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करता है, उसके बाद टाइम लगता है, प्रोडक्शन शुरू होती है, फिर नौकरियां भी आती हैं। तो ये इसका अपना स्लो टाइम है, लेकिन 2015 अच्छा साल होगा। वर्ष 2008-9 में जब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी की चपेट में थीं, तब भारत
अपने संस्थागत ढांचे और ऋण प्रणाली पर बारीक नजर के चलते ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। दिल्ली की नई सरकार अगर वही जादू फिर दोहरा पाई तो विकास की गाड़ी एक बार फिर सरपट भाग सकती है। नितिन श्रीवास्तव, BBC, दिल्ली। अफगानिस्तान में 11 सितंबर के हमले के बाद जो सैन्य अभियान शुरू हुआ था वो अब समाप्त हो चुका है। अफगानिस्तान में पिछले 13 साल से अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं तो तैनात थी ही, वहां बड़ी संख्या में राजनयिक और राहत कर्मी भी मौजूद थे। अब इन विदेशियों की या तो विदाई हो चुकी है या वो लौट रहे हैं, पर इनकी विदाई से अफगानिस्तान के आम कारोबारी एक दूसरी मुश्किल में फंस गए हैं। काबुल के इस फ्रेंच रेस्टोरेंट की रसोई में बीते साल तक क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में खूब रौनक हुआ करती थी। यहाँ के रसोइयों के हाथ का खाना विदेशी ग्राहकों को बड़ा पसंद था, लेकिन इस बार नजारा अलग है। खाना है पर खाने वाले दूर दूर तक नहीं। We don't have reservation. We will make the food. क्रिसमस है मगर हमारे यहाँ एक भी रिजर्वेशन नहीं है। हम खाना बना रहे हैं मगर ग्राहकों का पता नहीं। We don't have customer. पिछली जनवरी में काबुल के एक लेबनानी रेस्टोरेंट पर तालिबान के हमले में 21 लोग मारे गए थे। मरने वालों में आधे से ज्यादा विदेशी थे, जिनमें कई संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी थे। उसके बाद से ही विदेशी मेहमानों को खिलाने वाले अधिकतर ऐसे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। काबुल का रियल्टी सेक्टर भी मुश्किलों में है, जहां पिछले 10 सालों से विदेशी राजनयिकों, राहत कर्मियों और कॉन्ट्रैक्टरों के कारण मकान के किराए काफी ऊपर चले गए थे। वहां अब कई घर खाली पड़े हैं। लेकिन बदलते अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा मार पड़ी है अफगान लोगों पर। काबुल के मशहूर कालीन बाजार में कारोबार ठप सा हो गया है। पिछले 1 साल में शायद ही कोई बिक्री हुई है। मुझे दुकान का किराया जुटाने और घर चलाने के लिए जूझना पड़ रहा है। पिछले 1 दशक ने अफगानिस्तान में शांति और संपन्नता की उम्मीदें बांधी थी, मगर अब विदेशी लोग लौट रहे हैं और बढ़ती ठंड के साथ साथ अफगान लोगों की उम्मीदें भी ठंडी पड़ती जा रही हैं। BBC रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाया जा रहा है, जो लगभग आधा किलोमीटर लंबा है, या ऐसा कहें कि फुटबॉल के 4 मैदानों से भी बड़ा। इस जहाज से समुद्र तल से गैस निकाली जाएगी। स्टील की विशालकाय आकृति के सामने तेजी से जाती ये नाव छोटी लग सकती है। इस विशालकाय जहाज का नाम प्रीलूड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक जहाज होने वाला है। इसे बनाने के लिए सुबह के समय मजदूरों की पूरी सेना आ रही है। ये परियोजना ऊर्जा कंपनी शेल के लिए है। जहाज इतना बड़ा है कि इसके मुख्य डेक पर पहुंचने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। करीब आधा किलोमीटर लंबे इस जहाज का काम होगा समुद्र में ही गैस बना देना। बनने के बाद यह जहाज ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्र तट से 160 किलोमीटर दूर स्थित गैस फील्ड में जाएगा। कई तारों की मदद से इसे समुद्र में स्थिर किया जाएगा और फिर पाइपों के जरिए गैस निकाली जाएगी। जहाज से फिर गैस को कंटेनरों में लादकर जमीन तक पहुंचाया जाएगा। अब तक गैस पाइपों से जमीन तक आती थी और फिर बाजार तक पहुंचती थी। ये जहाज गैस निकालने की दिशा में नया काम करेगा कि गैस जहाज पर ही आ जाएगी और कंटेनर के जरिए बाजार तक। गैस की मांग बढ़ रही है और ये बड़ा जहाज संभवतः उसी मांग का परिणाम है, लेकिन इसे अपना काम करने में अभी कुछ सालों का समय लगने वाला है। BBC रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में आगे, दिल्ली में इटालियन ओपेरा, रोम से आए राम और लक्ष्मण। नए साल पर BBC ग्लोबल इंडिया के इस खास एपिसोड में स्वागत है आपका। पिछले कुछ सालों में भारतीय वैज्ञानिकों ने खास तौर से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफी कुछ नया किया है, जिसकी सारी दुनिया में चर्चा हुई। पिछले साल मंगल अभियान का ऐसा ही नाम हुआ था। अब इस साल किन बड़े लक्ष्यों पर होगी भारतीय वैज्ञानिकों की निगाहें, ये सवाल किया शालू यादव ने विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से। 2015 में हिंदुस्तान अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पूरी तरह से एकदम कारगर करने को तैयार हो जाएगा। अगर आपको अपने मिसाइल्स को सही जगह भेजना है और अपने दुश्मन पे अचूक वार करना है, तो उसके लिए आपको अपना
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अपना बनाना है। तो इसीलिए हिंदुस्तान ने अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया है, जिसमें 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन है। इसी तरह हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, 30 मीटर डायमीटर का टेलीस्कोप है, उसमें साझा किया है दुनिया के साथ। वो एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। आने वाले टाइम में जेनीवा में जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है सर्न में, वो फिर से चालू होने की उम्मीद है। उसमें हिंदुस्तान की बहुत बड़ी भागीदारी है। 2015 में हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, वो उम्मीद है ऑनलाइन हो जाएगा। उसी तरह से अपना एक न्यूट्रिनो लेबोरेटरी लगा रहा है हिंदुस्तान तमिलनाडु में, जिससे न्यूट्रिनो जो होते हैं एक खास किस्म के पार्टिकल होते हैं जो सबसे लाइट होते हैं। उसी तरह से मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना, उस पर बहुत काम हो रहा है आईआईटी बॉम्बे का। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान का अरबों डॉलर का जो मार्केट है, उस पर भारतीय वैज्ञानिकों की कुछ सालों से नजर रही है, तो क्या आपको लगता है कि अगले साल इसरो उस मकसद पर पहुंच पाएगा? जो हिंदुस्तान है, जो मल्टी बिलियन डॉलर कमर्शियल स्पेस लॉन्च मार्केट है, उसमें कदम तो रख ही चुका है। कई हमने फॉरेन लॉन्चेस किए हैं और आने वाले साल में भी कई फॉरेन लॉन्चेस हमने करने हैं अपने ही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। और जब हमारा बड़ा रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जब पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा, 3-4 उसकी सफल प्रक्षेपण हो जाएंगे, तब दुनिया को एकदम पता लगेगा और लगेगा कि एक सस्ते रॉकेट से हम भेज सकते हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं यूरोप के और अमेरिका के, सारा उनके पास है कमर्शियल लॉन्च मार्केट। उसमें अपनी एक जगह बनाना, अभी तो हमने केवल टो होल्ड लिया है, उसमें कदम रखना पूरी तरह से और फिर ऐसा करना कि और लोगों के सैटेलाइट हमारे पास ज्यादा आने लगें, उसमें अभी टाइम लगेगा। और अब तकनीकी दुनिया में पिछले साल की कुछ बड़ी हलचलों पर एक निगाह क्लिक में। साल 2014 में वियरेबल्स यानी पहने जाने वाले टेक गैजेट्स का क्रेज रहा। गूगल का चमत्कारी चश्मा अभी डेवलपमेंट के स्टेज में ही है, लेकिन बीते साल इसे एक दिन के लिए अमेरिकी बाजार में उतारा गया और इसकी कीमत रखी गई $1500। आने वाले समय में गूगल ग्लास का इस्तेमाल पैसेंजर डिटेल्स की जानकारी हासिल करने, हाईवे पर कार खराब होने पर गड़बड़ी का पता लगाने और उसे ठीक करने जैसे सैकड़ों कामों में किया जा सकेगा। गूगल के अलावा तोशिबा जैसी अन्य कई कंपनियां भी अब स्मार्ट ग्लास बनाने में जुट गई हैं। साल 2014 में टेक डिजाइनर्स ने इस बात का भी ख्याल रखा कि अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते तो घड़ी की शक्ल में स्मार्ट गैजेट का इस्तेमाल करें। इन स्मार्ट घड़ियों को फोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटोरोला, एलजी जैसी कंपनियों ने ऐसी स्मार्ट घड़ियां बनाई हैं जिनमें कॉल और मैसेज के साथ ही कई अन्य फीचर भी मौजूद हैं। लेकिन स्मार्ट घड़ियों के बाजार में जलवा रहा एप्पल के स्मार्ट वॉच का। $349 की बेस कीमत वाली इन घड़ियों में बेहद कामयाब आईफोन के तमाम फीचर मौजूद हैं। पिछले महीने इटली से कोई 30 कलाकारों की एक टोली दिल्ली पहुंची रामलीला का मंचन करने। लेकिन इस रामलीला में रोम से आए राम और लक्ष्मण ने संवाद या दोहे नहीं बोले, बल्कि ओपेरा शैली में गाकर अपनी बात सुनाई। इस इतालवी रामलीला को देखने पहुंचे वैभव दीवान। ना दिवाली है ना ही दशहरा, पर क्या देखा है कभी राम का ऐसा चेहरा। आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक शांत रूप में ही देखा गया, पर यहाँ जो राम है वो चिल्ला रहा है। इसे चिल्लाना नहीं बल्कि ओपेरा कहते हैं, और पहली बार विश्व में रामायण को इस अवतार में देखा गया, ओपेरा के रूप में, जहाँ राम है इटालियन, लक्ष्मण है इटालियन और हनुमान वो भी इटालियन। दिल्ली में इस खास रामलीला का आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय पौराणिक कला महोत्सव में, जहां 5 देशों से आए 100 से भी ज्यादा कलाकार। इस रामलीला की खास बात यह थी भारतीय संस्कृति से जुड़ी कई शैलियों का समागम और उनके साथ जुड़ता इटालियन ओपेरा। इस खास रामलीला की सोच के पीछे नाम है योगिनी विजयलक्ष्मी होताका, जिन्होंने लगभग 7 महीने पहले इस रामलीला को रचने का विचार किया। पर उन्होंने रामलीला को ओपेरा के साथ क्यों पेश किया? मुझे ओपेरा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, समथिंग जैसे छू लिया। तो उसमें है कुछ जो मुझे इतना अच्छा लगा, और रामायण में भी ऐसा तो है कुछ जो सबको अच्छा लगता है। तो ये जो ओपेरा है ये बाहर लोगों का ही है,
तो जो इटली में सबसे अच्छा ओपेरा होता है तो क्यों नहीं इटली उनको क्यों नहीं लें। रोम रोम में है राम या रोम से आए राम। इटालियन राम मटिया ओलिवेरी और हनुमान फ्रेडरिको बेनेटी ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो कभी अपने ओपेरा गाने की कला को भारतीय महान ग्रंथ रामायण से जोड़ेंगे। And it was a big challenge. Yeah. It was a big challenge because it's something that may be considered so. ये एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि दोनों ही शैलियां एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन हमें यह प्रयोग बेहद रोचक और चुनौतीपूर्ण लगा। We found it very interesting and a challenge that we won. इटली से इस रामलीला को रचने निर्देशक मार्को पुची कतेना आए, जिन्होंने 1 महीने तक अपने इन इटालियन ओपेरा कलाकारों के साथ काम किया। मार्को का मानना है कि इस ओपेरा को विश्व भर में कहीं भी ले जाया जा सकता है। This opera, they will be a visit card for the Indian. ये ओपेरा भारतीय कला के विजिटिंग कार्ड की तरह है। हम अपनी भाषाएं बदल सकते हैं। मैं इटालियन, इंग्लिश या हिंदी बोल सकता हूँ, लेकिन संगीत को दुनिया के हर हिस्से में समझा जा सकता है। आप इस ओपेरा के जरिए दुनिया को बता सकते हैं कि भारतीयता के क्या मायने हैं। To be Indian people, Indian men. आज तक रामलीला को हमेशा बड़े बड़े मैदानों में होते देखा था, जहां पर हिंदी और बड़े बड़े सेट्स देखने को मिले, पर ये एक अद्भुत रामलीला थी जिसने ये स्थापित कर दिया कि रामायण की कोई सीमा नहीं है। इस रामलीला में इटालियन ओपेरा के साथ साथ भारत के मणिपुरी, ओडिसी, बंगाल का पुरुलिया छाऊ और कथक जैसे नृत्य भी देखे गए। संगीत, रामलीला, नृत्य और ओपेरा से सजी ये रामायण एक अनोखा दृश्य था। वैभव दीवान, BBC, दिल्ली। दिल्ली में इतालवी रामलीला। ग्लोबल इंडिया में इस बार इतना ही। अब BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से अपूर्व कृष्ण और ग्लोबल इंडिया की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं।